करो बच्चों। आज सेम उसी तरह, क्योंकि यहाँ से प्रीलिम्स में आपके क्वेश्चन बनते हैं और मेंस में कहीं ना कहीं घुमा के क्वेश्चन पूछ जाता है, तो उसको हम कहीं भी आज निर्वाचन आयोग को कवर करेंगे। और उम्मीद रही तो यूपीएससी, आपका जो आपका सपना होता है लाप्सना में जाने का, यूपीएससी को कवर करेंगे, जो आपका संघ लोक सेवा आयोग है। और सेम इसी तरह हम राज्य लोक सेवा आयोग को भी कवर करेंगे। तो ये 3 टॉपिक हमारे आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। जहां भी वॉइस की क्लैरिटी बच्चों आपको ना मिले, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं। उससे हमें भी पता चल जाता है कि कहाँ पे चीजें डाउन है, तो चैट बॉक्स में हमें पता चल जाता है चीजों का। ठीक है, चलिए तो अभी आज हम सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब जिसको बोलते हैं निर्वाचन आयोग। निर्वाचन मतलब चुनाव जिसको बोलते हैं। ये निर्वाचन करने का इनका काम क्या होता है? भारतीय निर्वाचन आयोग, इसी तरह स्टेट का भी होता है। तो यहाँ पे निर्वाचन आयोग की सबसे पहले हम बात करेंगे जो भारत का निर्वाचन आयोग है। तो अगर भारत के निर्वाचन आयोग की बात करें तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये होता क्या है, मतलब इसकी डेफिनेशन, अगर आपका मेंस में कोई क्वेश्चन आता है आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। देन हम देखेंगे इसकी संरचना कैसे होती है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, मतलब कौन कौन मेंबर होते हैं इसमें, और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, मतलब इनको अपॉइंट किसके द्वारा बच्चों किया जाता है। देन उसके बाद हम जानेंगे ये कितने स्वतंत्र हैं, मतलब देखो हम संवैधानिक आयोग की बात कर रहे हैं, तो संवैधानिक आयोग की कितनी स्वतंत्रता है। जैसे आप गवर्नर की अगर बात करो, आप निर्वाचन आयोग की बात करो, ये सारे के सारे एक व्यवस्था की बात करते हैं, मतलब ये एक सिस्टम है। अब इस सिस्टम को हमने कितना फ्रीडम दी है हमारे संविधान में, और किस तरह से एक काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको जानना जरूरी है। क्योंकि देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमने कब से जाना, जब से टीएन सेशन आए आपके, उससे पहले कोई भी रहता था कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन इनकी पावर्स का यूज, हाउ टू यूज देयर पावर, और कितनी पावर इनको मिली हुई है, ये बताता है एक व्यक्तित्व कि आपको इस पद ने कितनी पावर दी है, एंड हाउ हाउ यू यूज, क्योंकि संविधान ने पावर दी है ना। तो इसका, जैसे कैग की हम विनोद राय की बात करते थे, उससे पहले कैग के बारे में कोई नहीं जानता था। लेकिन जब विनोद राय जी ने अपना दिखाया कि पावर ये होती है और इस तरह संविधान ने इनको शक्ति दी है, तब जाके पता चला कि कोई कैग मतलब आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है। फिर इनके हम कार्य जानेंगे और शक्ति। तब से क्वेश्चन भी कैग पे बहुत बार आए उस साल, जिस साल कैग ने जितना। तो वर्तमान में अगर कुछ भी चल रहा है, अगर सपोज करो चुनाव आने वाले हैं या कहीं स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं, तो वो सारे के सारे इसमें आपके बताएंगे। और आज तक इसका महत्व क्या है, मतलब इसका इम्पोर्टेंस क्या होगा, तो इन मुद्दों के बीच में हमारा पूरा का पूरा टॉपिक होगा। सबसे पहले कैग क्या होता है, फिर इसकी संरचना और नियुक्ति के बारे में जानेंगे। देन स्वतंत्रता, इसको कितनी फ्रीडम मिली हुई है, और इससे जुड़े हुए मुद्दे, महत्व, शक्ति, और एक आंसर राइटिंग, एक क्वेश्चन मैं आपको राइट कराऊंगा। इस तरह से हमारा ये कैग हो जाएगा। क्योंकि ये आपका, आप ध्यान रखिए, मेंस में ये करंट में रहता है मुद्दा, क्योंकि कभी जैसे चेंज होते हैं मतलब आपके इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठते हैं। ईवीएम का कोई भी स्टेट होती है तो ईवीएम पे सवाल उठते हैं कि किस तरह से हो ना, तो ये कहीं ना कहीं न्यूज में बने रहते हैं। तो न्यूज में बने रहने का मतलब ये है कि जिस तरह से ये न्यूज में बने रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इनसे संभावना होती है क्वेश्चन आने की। तो सबसे पहले हम देखिए कि ये निर्वाचन आयोग है, भारत का निर्वाचन आयोग, जिसको हम कहते हैं इलेक्शन ईसीआई, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये होता क्या है, ये सबसे पहले आपको जानना है कि ये एक
स्वतंत्र और स्थायी आयोग है, मतलब इसको पूर्णतः स्वतंत्रता दी गई है और साथ में इसको स्थायित्व भी मिला है। मतलब ऐसा नहीं है कि जब चाहा तब इस आयोग को हटा दिया, संविधान ने इसका प्रावधान किया गया है, आपको अनुच्छेद दिया गया है, संवैधानिक पद है, आर्टिकल 324 के मतलब आर्टिकल जो 324 के अकॉर्डिंग कहता है कि आपका एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा। आर्टिकल 324 बच्चों याद रखना, आर्टिकल 324 कहता है कि एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा और इनका मेन इनको पर्पस क्या है इनका रखने का, ये एक स्वतंत्र है, मतलब ये जो आयोग है ये स्थायी है, मतलब स्थायी बॉडी है, इसको वित्त आयोग की तरह मतलब हर 5 साल में गठन करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, बॉडी निर्वाचन आयोग एक बार बन गया है वो रहेगा, वहां पे आपके पोर्टफोलियोज चेंज होते रहते हैं। ठीक है, संविधान में इसका वर्णन कहाँ किया गया है, आर्टिकल 324 में। ठीक है, और ये पर्पस क्या है इसका, मतलब क्यों लाए हम, पर्पस ये है इसका कि आपके जो निर्वाचन है मतलब चुनाव है, वो चुनाव आपके निष्पक्ष तरीके से हो। ठीक है, तो ये आपका चुनाव आयोग होता है। चुनाव आयोग को अगर आपको लिखना है मीन्स में तो आप इस तरह से लिखेंगे कि भारत निर्वाचन आयोग एक, लिखते चलिए साथ साथ में, एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय होता है जिसका गठन संविधान में अनुच्छेद 324 324 में वर्णित विधि द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से किया गया था। यहाँ थोड़ा तक सा लिख, रिपीट कीजिए सर। वन थोड़ा जल्दी जल्दी अनुच्छेद लिखिए, थ्री रिपीट टू फोर। करूंगा फिर आपको। हाँ, अपना माइक पहले बंद कीजिए। भारत का निर्वाचन आयोग एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है जिसका गठन संविधान में अनुच्छेद 324 में वर्णित विधि द्वारा निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से किया गया था। अब जो अगर भारत के निर्वाचन आयोग की बात करते हैं हम, भारत का निर्वाचन आयोग ये किस, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन से निर्वाचन की रहती है। अब यहाँ पे प्रीलिम्स में बच्चों क्वेश्चन ध्यान रखना कि ये आपका संसद का चुनाव कराने की जिम्मेदारी इसकी है, मतलब संसद के दो पार्ट आपके, लोकसभा, राज्यसभा और साथ में आपका प्रेसिडेंट। ठीक है, इन तीनों से मिलकर संसद बनती है, इनके चुनाव कराते हैं, साथ में वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव कराते हैं, उसके साथ में आपके जो विधानमंडल है, मतलब जो आपकी विधान सभा है, वीएस जिसको लिखते हैं, मतलब स्टेट में जो होती है, और साथ में जिन राज्यों में विधान परिषद है उनमें, मतलब विधान परिषद, विधानसभा, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, आपके राज्यसभा के चुनाव और लोकसभा के, ये सारे चुनाव की जिम्मेदारी हमारे भारत के निर्वाचन आयोग पर आती है, मतलब ईसीआई अगर हम कहें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, एक क्वेश्चन आता है कि फिर राज्य निर्वाचन आयोग किसके लिए होता है। बच्चों हमेशा याद रखना, राज्य निर्वाचन आयोग जो स्थानीय स्वशासन के चुनाव है, मतलब स्थानीय स्तर पे, मतलब लोकल लेवल पे, लोकल बॉडीज के, मतलब आपके नगर पालिका, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसको बोलते हैं, नगर निगम, नगर पालिका जिसमें आपके चेयरमैन के चुनाव होते हैं, मतलब जिस तरह से, और आपके पंचायत के चुनाव, तो ये सारे चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है, आपकी राज्य के निर्वाचन आयोग की। ठीक है, राज्य का निर्वाचन आयोग सिर्फ थर्ड लेवल पे जो आपका, मतलब तीसरे लेवल पे जो आपका है उसका चुनाव कराने की जिम्मेदारी यहाँ पे रहती है। अब एक चीज याद रखिएगा कि आपको इसकी, यहाँ पे हमने देखा कि
ये किसका चुनाव कराता है, यहाँ पे आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको पता होना चाहिए, और राज्य के निर्वाचन आयोग की। अब हम जानेंगे इसकी संरचना और नियुक्ति कौन करता है। अब अगर हम बात करें संरचना और नियुक्ति की, तो नियुक्ति कौन करता है इसका, आंख बंद करके आपको मानना है, जितने भी मोस्टली संवैधानिक निकाय हैं 99% उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति, आपके जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्र कार्य नहीं करते। प्रसाद प्रयत्र का मीनिंग मैंने आपको बता दिया था कि ये आपके प्रसाद प्रयत्र कार्य नहीं करते। इनकी पदमुक्ति का प्रावधान सेम उसी तरह होता है जिस तरह से आपका सुप्रीम कोर्ट के जज का। ठीक है, तो अभी संरचना देखिए, आर्टिकल 3 to 4 में क्या बोला इन्होंने संरचना में कि कौन कौन होते हैं। अभी आपके एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। संरचना की अगर हम बात करें, ये एक व्यवस्था, एक सिस्टम है जहां पे मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्लस निर्वाचन आयुक्त, मतलब जो नॉर्मल, मतलब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और एक नॉर्मल आयुक्त होंगे, मतलब उसी के सदस्य टाइप में। लेकिन शक्तियां इनकी बराबर ही रहती हैं, शक्तियों में अंतर नहीं रहता। ठीक है, मतलब ये जो संस्थान है, ये व्यवस्था किससे मिलकर बनी है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त। अब उनकी संख्या का निर्धारण क्या है, उससे पहले थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में आप जान लीजिए कि किस तरह से इसमें परिवर्तन आया। सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या हुआ, 1989 1989 तक क्या होता था, एक ही चुनाव आयुक्त होता था। मतलब जब तक आपका 89, अगर हम बात करें 1989 की, तो 1989 तक सिंगल बॉडी ये काम करता था नॉर्मली। देन यहाँ पर दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों का इन्होंने प्रावधान किया। मतलब क्यों किया, क्योंकि इसी इरा में आपकी पावर आई, जो आपके अगर देखेंगे टीएन सेशन और जितने भी चुनाव आयुक्त हुए हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, उन्होंने अपनी पावर्स यहाँ पे दिखानी शुरू गई। क्योंकि सिंगल बॉडी थी पहले तो कोई दिक्कत नहीं थी, जब गठबंधन की सरकारें आई तो चीजें चेंज हुई। ये जो संवैधानिक निकाय हैं, इनकी पावर्स, इनकी हर चीज, अब उनका कार्यकाल क्या हुआ, जिस तरह से इन्होंने 89 में दो चुनाव आयुक्त का प्रावधान कर दिया, इसके बाद से दो हो गए। अब 89 से चली ये हिस्ट्री कहां तक, 1990 तक। ज्यादा दिन नहीं चल पाई, एक साल से भी कम समय तक ये आपकी, एक साल क्या मतलब 5-6 महीने, आई थिंक अक्टूबर में हुआ था, अक्टूबर 1989 में इन्होंने वो किया था। और जनवरी या फरवरी आपका, जनवरी 1990 में इन्होंने ऐसे ही चलते रहे। फिर क्या हुआ, फिर इन्होंने क्लोज कर दिया, फिर ये कम कर दिया, और 93 में अगेन इन्होंने दो कर दिए। मतलब ये चीजें पहले वन, फिर इन्होंने इंक्रीज किया, देन फिर इन्होंने 93 में लास्ट, मतलब लास्ट जो चेंजेस हुए हैं लास्ट में। तो अभी अगर हम बात करें 93 की, तो 93 में इन्होंने दो अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्त और नियुक्त कर दिए। अब अगर बात करें तो ये 1+2 करके बहुसदस्य आयोग हो गया। मतलब अब अगर यहाँ पे बात करें तो ये मल्टीपल, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गया और यहाँ पे इनके दो साथी हो गए। ठीक है, अब इसी तरह ये काम करता है, दो निर्वाचन आयुक्त और हो गए आपके। अब ये व्यवस्था चलती रही है, क्योंकि अब इसमें जो भी काम होता है वो काम सारा का सारा इस पे बहुमत के आधार पे होता है। ठीक है, मतलब जहां भी दो आयुक्त अपनी जिस साइड रहेंगे वही डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ, आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति दोनों की, मतलब जो नॉर्मल है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, उनकी जो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति ही करते हैं, और इनकी शक्तियां भी समान रहती हैं। मतलब अगर हम बात करें कि इनकी शक्तियां भी बच्चों बराबर रहती हैं। मतलब एक तो ईसीआई आपका इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन हो गया, और जो ए एंड बी दोनों है, इनकी तीनों की नियुक्ति कौन करता है, मैंने बताया ना आपको, सारों की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति।
अब जब भारत के राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं तो पद मुक्ति कैसे है वो भी हम जानेंगे अभी, ठीक है। और इनकी जो पावर्स हैं, इनकी शक्ति सब बराबर रहती है, मतलब कार्य करते समय, इसीलिए बहुमत का प्रावधान दिया गया है। अगर मेंस में कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है तो आप इसको बनाने की स्थिति में रहेंगे। अब इनमें क्या है, इनकी जब शक्तियां समान होगी, वेतन और भत्ते, ये सारी की सारी चीजें किसके बराबर होती हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वेतन किसके बराबर होता है इसका? वेतन होगा इनका जो आपके सुप्रीम कोर्ट है उसके एक न्यायाधीश के बराबर, मतलब जितना आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को आपको मिलता है उतना ही वेतन इनको दिया जाता है, ठीक है। तो एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं, ये चुनाव किस किस का कराते हैं? ये चुनाव कराते हैं आपके लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, देन आपकी विधान सभा का, विधान परिषद का, ये सारे के सारे चुनाव की कराने की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। अब हम जो हमने टॉपिक नेक्स्ट किया था उसको देखें। इसमें हमने हमने एक वर्ड लिया था कि ये कितने स्वतंत्र हैं। यही तभी तो हम समझेंगे इसका मतलब कॉन्सेप्चुअल बेसिस, स्वतंत्रता इनको कितनी है, किस लेवल तक ये पावर रखते हैं। कि ऐसा तो नहीं है कि एक रबर स्टैम्प टाइप में हो गए, या इनको कोई वो नहीं है। अभी कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी से बच्चों बताओ, आपके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? यहीं से हम इनके जानेंगे कि स्वतंत्रता कितनी है और इनको क्या कार्य करने पड़ते हैं, मतलब काम भी इनके यहीं से हम कोरिलेट करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि जब इन्हें कार्य करते हैं, मतलब किसी को आप जॉब देते हैं, ड्यूटी देते हैं कि ये आपको ड्यूटी करनी है, तो उसके साथ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी पड़ती है, मतलब ड्यूटीज के साथ आपको उत्तरदायित्व भी मिलता है। तो उत्तरदायित्व मिलता है तो आपको अधिकार मिलते हैं। इसी तरह से आपको स्वतंत्रता देनी पड़ती है। अगर किसी बच्चे को कोई काम करना, मतलब किसी भी व्यक्ति को कोई इस लेवल पे काम करना है तो वो वहां पे उसको पावर देनी जरूरी होती है। अब ये पूरी की पूरी तरह स्वतंत्र हैं कि आयोग जब काम करेगा चुनाव में या कोई उपचुनाव है उसकी सारणी बनाना, मतलब जो आपकी अधिसूचना जारी करते हैं कि चुनाव की तारीख, मतलब चुनाव की तारीख डिसाइड करने में ये पूर्णतः स्वतंत्र है। कि चुनाव की डेट डिसाइड करने में इन पे कोई भी दबाव नहीं आता है, जब ये चाहेंगे तो उसी हिसाब से, मतलब एक सिस्टम होता है, सिस्टम के अकॉर्डिंग ये काम उसमें करते हैं। देन अगर हम बात करें कि किन किन स्थानों को मतदान केंद्र डिसाइड करना पड़े, ये लिखते चलना आप, मतलब ये जो है आपको लिखते चलना, तभी आपके नोट्स तैयार होते रहेंगे। मतदान केंद्र डिसाइड करने की जिम्मेदारी किसकी है? वो भी इन्हीं की है, मतदान केंद्र की। फिर मतदान अगर केंद्र है उनकी स्थिति की क्या होता है कि पिछले सरकारों में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे हादसे होते थे, मतलब धन बल बाहुबल, ये सारों का सारा इस्तेमाल करके, जब टेक्नोलॉजी ज्यादा अपग्रेड नहीं थी, कहीं पे बहुत प्रॉब्लम्स थी, तो इन चीजों का दुरुपयोग किया जाता था। तो ये तब भी स्वतंत्र थे और ये आज भी स्वतंत्र हैं, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी ने इनको और एम्पावर्ड किया है। टाइम टू टाइम चीजें एम्पावर्ड में गई हैं, ठीक है। मतदाता सूची का निर्माण करना, मतलब ये सारे के सारे, अगर हम बात करें कि मतदाता सूची का अधिसूचना जारी करने का, ये सारे कार्यों में ये स्वतंत्र हैं। यहाँ पे किसी की इन्हें एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है, किसी से भी इन्हें कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। अब जहां पे मतगणना करना है, प्रशासन करना है, क्योंकि जब बच्चों अधिसूचना जारी हो जाती है चुनाव की, तो अधिसूचना जैसे ही जारी हुई, अधिसूचना के साथ जारी होती है मतलब एक आदर्श संहिता, मतलब आचार संहिता उसको बोलते हैं। एक आदर्श आचार संहिता होती है कि जिसमें आपकी सारी की सारी जो विधायी शक्तियां, मतलब जितनी आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, वो इस बॉडी में ऑटोमेटिकली चली जाती है। तो यहाँ पे जो आदर्श आचार संहिता है आपकी, जब ही लग जाती है, लगते ही आपकी सारी की सारी पावर इनके अंडर में चली जाती है। तो पहले डीएम उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में चुनाव है, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट काम कर रहे हैं, एसडीएम काम कर, मतलब जो एग्जीक्यूटिव बॉडी काम कर रही है, पुलिस काम कर रही है, वो सारी की सारी उस टाइम के लिए किसके अंडर में आ जाएगी? वो सारी की सारी इनके अंडर में आ जाएगी। तो आप समझ सकते हैं एक निर्वाचन आयोग कितना पावरफुल होता है, ठीक है। अब इनको इनको और कौन कौन सी स्वतंत्रता है, ये तो हमने जान ली कि ये जो डिसाइड करते हैं उनकी।
जिस तरह से हमने कैग को बताया था कि कैग को कार्यकाल की सुरक्षा है, सेम इसी तरह इनको भी, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन कहाँ से आता है, क्वेश्चन आता है संवैधानिक संरक्षण पूछता है वो, किसी भी संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसका पूछता है कि संवैधानिक संरक्षण क्या है, तो सबसे पहली लाइन में लिखना है आपको कार्यकाल की सुरक्षा है उनको, ठीक है। जिस तरह कैग को होती है, ईसीआई को भी सेम है, ईसीआई को भी आप ऐसे ही नहीं उठा सकते, ठीक है। वेतन भत्तों की सुरक्षा है, वेतन भत्ते आप इनके कम नहीं कर सकते अगर एक बार नियुक्ति कर दी, कार्यकाल के दौरान वेतन भत्ते कम नहीं किए जा सकते, कार्यकाल पूरी मैंने बताया था अक्षमता और आपके कदाचार के आधार पे ही, सिद्ध कदाचार के आधार पे ही इनको हटाया जा सकता है, और इनका जो प्रोसीजर है वो नॉर्मली उसी तरह होता है जिस तरह से आपका वो है। अब ये इसीलिए प्रसाद प्रियत्र ये पद इनका नहीं होता, इनको तभी हटाया जा सकता है, उसी आधार पे हटाया जा सकता है जिस तरह से आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ये आप लिख के रखिए नोट डाउन करके कि दो चीजें होती हैं, तो आपको कॉमनली आपको सब में मिलेगी संवैधानिक संरक्षण वाले पदों में, एक अक्षमता एंड दूसरी बच्चों सिद्ध कदाचार, मतलब उनका कदाचार प्रूव हो चुका है, तभी जाके, ऐसे नहीं है कि उसका कैरेक्टर ऐसा है या ये चीजें, उनका प्रूव होना चाहिए, प्रूव होने के बाद ही उनको इस उसमें किया जाता है, ठीक है। अगर हम और बात करें इससे रिलेटेड कि इनकी अगर मान लो जिस तरह से आपने इनको अपॉइंट कर दिया, वेतन भत्तों में कार्यकाल में कोई भी एक वर्ड दिया जाता है अलाभकारी परिवर्तन, मतलब इनकी सेवा शर्तों में या किसी भी चीज में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये पॉजिटिव तो किया जा सकता है कि इनकी चीजें पावर बढ़ा दी जाए, लेकिन इनकी पावर्स कम नहीं की जा सकती, कि सपोज करो किसी और बॉडी को लाए हम और मतदान चुनाव की तारीख डिसाइड करना, अधिसूचना जारी करना या मतदान केंद्रों का निर्धारण करना, इन पावर्स में इनकी कम नहीं की जा सकती। सेवा शर्तें, उम्र में कि जिस हिसाब से कितनी उम्र तक आपका निर्वाचन आयुक्त होना चाहिए, तो वो सारी की सारी चीजें ने संरक्षण मिला हुआ है। और अगर हम इनकी पद मुक्ति की भी बात करते हैं या किसी चीज को बात करते हैं, तो जो आपके दो चुनाव आयुक्त हैं, भाई ये मैं सारी की सारी किसके बारे में बताता, ईसीआई मतलब चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो आपका है, मतलब जो चीफ है उसके बारे में। अब दो आयुक्त तो और होते हैं, ए और बी, जो मैंने बताया था, ए और बी को भी आप ऐसे नहीं हटा सकते कि भैया ऐसे ही हटा दिया, इनको हटाने के लिए आपको जो चीफ इलेक्शन कमीशन इन बैठे हैं उनकी सिफारिश के बिना इनको नहीं हटाया जा सकता, कि अगर राष्ट्रपति को इनको हटाना है तो या तो ये तो आपके चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए हो गया, और इनके लिए इनसे परमिशन जरूरी है, मतलब परमिशन नहीं, इनसे परामर्श जरूरी है, इनकी सलाह के बिना आप इनको नहीं हटा सकते हैं। अगर हम और पॉइंट देखें तो आपका इनका पूरा का पूरा जो भी होता है, ये सारी की सारी स्वतंत्रताएं हैं इनकी। एक इनका जो सचिवालय, अपना सचिवालय होता है, उसका बजट अपना रहता है, मतलब देखो ऑफिस इनका होता, मतलब इनके ऑफिस में कौन काम करेगा, किस तरह से होंगे, कौन अपॉइंटेड होगा, मतलब कर्मचारी से लेके वो, ये सारे के सारे इस चीज को डिसाइड करने में स्वतंत्र हैं। मतलब स्वतंत्रता में अगर हम बात करें तो इनको सारे के सारे, क्योंकि क्यों, अगर हम किसी को स्वतंत्र कर रहे हैं, उसको पावर्स कर रहे हैं, पावर दे रहे हैं, उसको एम्पावर कर रहे हैं, तो बच्चों तभी तो वो एक अच्छी तरह निष्पक्ष तरीके से चुनाव करा पाएगा। जब उनको स्वतंत्र ही नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं उन पे दबाव रहेगा। तो क्वेश्चन आपका मेंस में इस तरह से आ सकता है, अगर आप लिखें, इसको लिख के दिखाना, क्या एक क्वेश्चन ये नोट डाउन करो, आप लिख के दिखाएंगे, क्या भारत का निर्वाचन आयोग इस क्वेश्चन की आने की संभावनाएं बनती हैं, स्टेट सर्विसेज में तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्या भारत का निर्वाचन आयोग पूर्णतः
स्वतंत्र होता है, समीक्षा करें। इसको आपको लिखना है 150 शब्दों में, और लिख के आप जमा कराएंगे। क्या भारत का निर्वाचन आयोग पूर्णतः स्वतंत्र होता है? समीक्षा करें। ठीक है। अब इनको स्वतंत्रता करने के लिए, मतलब इनको हमने स्वतंत्रताएं इनकी पढ़ ली कि किस तरह से इनको फ्री रखा है, कि किस तरह से इनको मतलब पावर्स एम्पावर्ड किया गया है। तो कहीं ना कहीं जब आप समीक्षा करेंगे तो मतलब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ इस क्वेश्चन का, कि आप इस क्वेश्चन को किस तरह से वो कर सकते हैं। आपने पॉजिटिवनेस तो देख ली, अब आप कोई फैक्ट है, कोई मतलब स्टेटमेंट आया, उसको नेगेटिव भी, मतलब उसका दूसरा सिक्के का दूसरा पहलू भी तो आप देखेंगे। तो सिक्के के दूसरे पहलू में कि क्या है कि देखो, जो संविधान है हमारा, वहां पे कोई योग्यताएं निर्धारित नहीं की गई है, जिस तरह से हमने पहले भी देखी थी। संविधान ने कहीं भी इनकी योग्यताओं के बारे में जिक्र नहीं किया है। ठीक है। तो योग्यताओं के बारे में जिक्र नहीं करना कहीं ना कहीं इनको सीमित करता है, किसी ना किसी चीज में इनकी स्वतंत्रता को सीमित करेगा। ठीक है। ना ही इनका कहीं भी किसी ने बताया कि कार्यकाल सुनिश्चित है, कि कार्यकाल का भी संविधान ने कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया कि इतने समय तक, जिस तरह कैग का है भाई आपका 6 साल और 65 ईयर, मतलब 65 साल और 6 साल। इस तरह से यहाँ पे कोई भी कार्यकाल सुनिश्चितता नहीं की गई है। अगर हम बात करें कि संविधान में जो इनकी सेवानिवृत्ति, मतलब जो इनका मतलब ये रिटायर हो जाते हैं, या इनका जब रिटायर हो जाते हैं यहाँ से, तो उसके बाद ये कोई भी पद यहाँ से ले सकते हैं। मतलब आप जो रिटायरमेंट के बाद में ये पद ले सकते हैं, मतलब ये कुछ भी बन सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इनकी स्वतंत्रता का हनन किया गया है, मतलब ये पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। ठीक है। तो इनको कहीं ना कहीं लालच दिया जा सकता है, और लालच दे के गवर्नमेंट जो चाहती है, जो एट प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो करा सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्टली वे में इन पे दबाव रहता है। भाई ये कहीं ये सब ब्रेड एंड बटर की तो बात होती है, तो कहीं ना कहीं इनको बेनिफिट इनके दिमाग में रहता है। अब हम बात करेंगे इनकी शक्तियां और कार्यों की, कि इनको पावर्स, अभी हमने कार्य इनके बहुत सारे देख लिए, लेकिन अभी थोड़ा सा और चर्चा करेंगे शक्ति कितनी है और कार्य इनके पास क्या क्या है। भाई शक्ति और कार्य एक साथ ही होते हैं, मतलब आपको पावर्स और उत्तरदायित्व अगर हम बात करें, तो सबसे पहले इनके पास तीनों तरह की शक्तियां होती हैं। जिस तरह से आपके प्रेसिडेंट के पास में होती हैं, उसी तरह से इनके पास भी शक्तियां दी गई हैं। सबसे पहले आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव, दूसरी सलाहकारी शक्ति, मतलब ये परामर्श, उसके परामर्श से ही उसको हटाया जाता है ना, कि वहां पे उसी तरह। और ये अर्धन्यायिक शक्ति भी है, मतलब ये समन जारी कर सकते हैं। अर्धन्यायिक को मैंने प्रीवियस क्लासेस में समझा दिया है, कि मतलब जहां पे जिस तरह से कैट होता है, अर्धन्यायिक निकाय है आपका। ठीक है। उसी तरह से तो आपकी प्रशासनिक शक्तियां पढ़ेंगे, देन इसकी एडवाइजरी सलाहकारी शक्तियां पढ़ेंगे, देन इसकी न्यायिक शक्तियां पढ़ेंगे। अगर हम प्रशासनिक शक्तियों की बात करें, तो प्रशासनिक शक्ति में सबसे पहला पार्ट आता है कि ये जो निर्वाचन के लिए है, कि देखो एडमिनिस्ट्रेटिव में तो उन्हें काम ही करना है ना, जिस पर्पज से रखा गया निर्वाचन चुनाव कराने के लिए। तो जो प्रादेशिक आपका क्षेत्र है, मतलब जहां पे चुनाव होना है पूरे के पूरे देश में, जहां भी प्लानिंग कर रहे हैं, तो इसका निर्धारण कौन करेगा? इसका निर्धारण करने का अधिकार इन्हीं के पास है। मतलब प्रादेशिक जो क्षेत्र हैं आपके, प्रादेशिक क्षेत्र का निर्धारण करने का इनका कार्य है। मतलब ये कार्य भी है इनका और शक्ति भी है, मतलब इनसे कोई छीन नहीं सकता, ये पावर इसलिए दी गई है।
प्रादेशिक क्षेत्र का निर्धारण करना मतलब कहाँ कहाँ, अब किस तरह से आपके जिस तरह से परिसीमन आयोग एक होता है ना, चलो इसको मैं नहीं बता रहा अभी, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि लास्ट का परिसीमन आयोग आपका किस ईयर का लास्ट परिसीमन आयोग है। ठीक है, तो पहला हो गया इनका कि आपका जो निर्वाचन क्षेत्र का प्रादेश मतलब क्षेत्रों का निर्धारण करना, मतलब यही डिसाइड करेंगे, तो कार्य भी है और ये शक्ति भी है। फिर आपकी अगर कोई मतदाता सूची की बात करते हैं, मतलब मतदाता सूची बनाना इनकी जिम्मेदारी है, उसमें कोई अमेंडमेंट करना वो भी इनकी जिम्मेदारी है, किसी का नाम चढ़ना है किसी का निकलना है, मतलब ये इसी की पावर है और ये इन्हीं का कार्य भी है, मतलब वर्क इनकी जॉब भी है और इनकी शक्ति भी है कि ये इनसे कोई और नहीं, ऐसे नहीं आएगा कि हमने कैग को दे दिया कि आज से कैग या महाधिवक्ता वो बनाएंगे, नहीं, ये निर्वाचन आयोग की ही ड्यूटी भी है और पावर भी है। अब जिस तरह से मैंने बताया एक अधिसूचना जारी करते हैं, चुनाव मतलब चुनाव की तारीख, अगर चुनाव की तारीख की बात करें तो चुनाव की तारीख डिसाइड करना इनकी होल एंड सोल पावर है। ये अधिसूचना जारी करते हैं कि किन राज्यों में कब कब चुनाव होगा, प्रेसिडेंट का अगर वो हो गया तो विद इन 6 मंथ कब चुनाव होगा, तो ये सारी की सारी जो पावर्स हैं वो इन्हीं की है। अब फिर देखिए किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राष्ट्रीय दर्जा देना, उसको चुनाव चिन्ह देना या राज्य श्रेणी का दर्जा देना, वो सारा काम इनका ही है, मतलब सारा का सारा काम राष्ट्रीय दर्जा, मतलब किसी अगर दल की बात कर रहे हैं हम, जो पार्टी है उसको राष्ट्रीयता नेशनल दर्जा या स्टेट दर्जा, या उनको प्लस चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, मतलब चुनाव चिन्ह देना, ये सारा का सारा काम किसका है, ये सारा का सारा काम आपका चुनाव आयोग का ही है। ठीक है, अगर कोई विवाद होता है, अब सपोज करो ये सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेटिव में आती हैं, अब चुनाव से लेके कोई विवाद हो गया मतलब चुनाव संबंधी, तो उसका डिसीजन कौन लेगा, उसका डिसीजन आपका ईसीआई ही लेगा। ठीक है, इसीलिए तो बोलते हैं इनको अर्ध न्यायिक भी बोला, मतलब यहाँ पे ये क्या करेंगे, ये आपकी प्रशासनिक शक्तियों में आएंगे। कौन कौन सी प्रशासनिक, एक बार रिकैप करो बहुत जल्दी से कि अभी तक हमने क्या देखा, प्रादेशिक क्षेत्र का निर्धारण, मतदाता सूची, चुनाव की तारीख, किसी दल को राष्ट्रीय दर्जा देना। ठीक है, शिवानी का जवाब आ गया है कि सन 2000 में लास्ट परिसीमन आयोग आया, तो 2001 की जनगणना के बाद परिसीमन आयोग आया या नहीं आया, परिसीमन आयोग आया है, जरा चेक करिएगा, क्योंकि 2001 की जनगणना के बाद में हर जनगणना जो नियमित जनगणना है उनके बाद में एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है संसद के द्वारा, जो निर्धारण करता है कि कितनी सीटें किस राज्य को दी जाएंगी लोकसभा में राज्यसभा में, मतलब जो क्षेत्रों का निर्धारण करता है कि 10 लाख पे एक सीट है, इस तरह की ये सारी की सारी चीजें परिसीमन आयोग में की जाती हैं। अब अगर हम बात करें कि ये आपकी यहाँ पे हम विवाद की बात आ गई थी, अब आदर्श संहिता भी किसका काम है, आदर्श संहिता जो चुनाव आचार संहिता होती है उसको भी कौन डिसाइड करता है कि इसमें क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए चुनाव के दौरान, कि उसका एक टाइम डिसाइड है कि इतने टाइम के अंदर ये किया जाता है। फिर अगर सपोज करो कोई चुनाव हो गए, चुनाव होने के बाद में उसके डिसीजन भी आने वाला है, अब कहीं ना कहीं धन बल और बूथ कैप्चरिंग, मतलब धन बल के आधार पे कहीं ना कहीं चुनाव में किसी में लगता है कि गड़बड़ी हुई है, तो उस चुनाव को निरस्त करने का अधिकार भी चुनाव आयोग के पास है, मतलब उस चुनाव को निरस्त किया जा सकता है, वो कहीं भी गड़बड़ी अगर चुनाव आयोग को लगती है तो वो उसको निरस्त कर देगा। ठीक है, अब किस चुनाव में कितने कर्मचारी चाहिए, किस चुनाव में कितने कर्मचारी चाहिए, आपके राष्ट्रपति के चुनाव में, भाई राष्ट्रपति के चुनाव में बहुत सारे लोग चाहिए, आपके वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में चाहिए, तो कितने ये जब चुनाव होता है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से अधिकारियों
को बुलाते हैं और अपने यहाँ जॉब देते हैं, मतलब अपने यहाँ काम कराते हैं। मतलब एक तरह का ये आपका अटैचमेंट होता है कि या डेपुटेशन टाइप में कि उस समय के लिए ये इलेक्शन कमीशन के अंडर में चले जाते हैं, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर बनाना है इनको, आपको जो आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है वो बनता है, जो आपका चीफ इलेक्शन वो बनते हैं, आपके ऑफिसर जो बनते हैं सीईओ टाइप में, मतलब वो सारे के सारे इनकी जिम्मेदारी रहती है। अब कहाँ कहाँ हमने क्या क्या देखा, यहाँ पे ये दर्जा भी दिया, साथ में इसका पंजीकरण का भी काम इन्हीं का है। मतलब ये सारे के सारे अगर क्वेश्चन आता है ये आपका 150 वर्ड्स में, तो आई होप आप लिख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये सारा का सारा आपका कंप्लीट हो जाता है कि प्रशासनिक शक्तियां हमने यहाँ पे इनकी देख ली। अब अगर हम सलाह, मैं जल्दी से नोट डाउन करो बच्चों, मैं फिर इसको इरेज कर रहा हूँ। अब हम जानेंगे इनकी सलाहकारी प्लस अर्ध न्यायिक शक्तियों के बारे में। अब सलाहकारी और अर्ध न्यायिक न्यायिक शक्ति मतलब कहाँ पे ये एडवाइजरी का काम करते हैं। ठीक है, अब सपोज करो जो इनकी एडवाइजरी कहाँ ली जाती है। अब चुनाव हो गया, बंदा जीत के चला गया संसद में या राज्य विधानसभा में। अब जब जाने के बाद में उसकी या अयोग्यता की बात आ रही है या कुछ भी आ रही है, तो अयोग्यता की अगर बात आ रही है या वो निरह है, मतलब इनकैपेबल है, इनकॉम्पिटेंट है, अगर मान लो ये सारी की सारी अयोग्य सिद्ध हो जाता है किसी भी कारण से, तो उस टाइम पे ये एडवाइस कर सकते हैं। मतलब जो आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहां भी मतलब ये कहीं भी चीजें हो रहे हैं, या भ्रष्ट कोई भी सुप्रीम कोर्ट ने इनको 2 साल की सजा दे दी है, होते हैं ना कुछ आधार जिस तरह से मैंने बताए थे उम्मीदवारों के लिए, तो अगर ऐसा कहीं भी होता है तो ये उस समय उस व्यक्ति के लिए कि उसकी अयोग्यता की निर्धारण करने की लास्ट फाइनल अथॉरिटी कौन है, कि उसको वो करता है कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये सलाह दे सकते हैं, मतलब राष्ट्रपति को सलाह देने का इनका काम है अयोग्यता के उसमें। राष्ट्रपति इनसे सलाह मांगता है, अब वो माने या ना माने वो अलग चीज है, लेकिन ये करते हैं कुछ चीजों में। नॉर्मली इलेक्शन कमीशन की ही पूरी जिम्मेदारी रहती है इनकी सलाह देने की। अब अगर राय जाना और उसके बाद जो भी डिसीजन लिया इन्होंने वो एक अलग मामला है। ठीक है, और यहाँ पे एक इथिकल भी और एक विधिक भी, यहाँ पे प्रेसिडेंट पे दबाव रहता है कि सलाह के अनुसार ही काम करेंगे, क्योंकि इलेक्शन जो आपके प्रेसिडेंट है, मतलब यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है ना, तो आप कहेंगे इसकी सलाह मानना पूर्णतः बाध्य नहीं है, कुछ केसेस में कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे, लेकिन नॉर्मली सलाह को मानना ही है। मतलब यहाँ पे इनकी जो सलाह है वो सलाह ही नहीं है, मतलब एक तरह से मानना ही है। अपर को ऑर्डर नहीं दे सकते वो चीजें, अदरवाइज इनको मानना ही जरूरी है। अब ऐसा भी हो जाता है, सपोज करो कि किसी आयोग के पास में कोई ऐसा उम्मीदवार आया, ठीक है, कि जिसका डिसीजन ही आयोग को लेना है कि ये अयोग्य है या नहीं है। कि जब चुनाव हो रहा था कि इसने जो जब वो अपना नॉमिनेशन भरता है कि नॉमिनेशन गलत तो नहीं भैया, भैया अगर नॉमिनेशन में उन्होंने कुछ गड़बड़ किया है, ठीक है, और उन्होंने कोई सपोज करो एक चुनावी खर्चे की बात आती है, अगर चुनावी खर्चा उन्होंने बताया, मतलब दिखाया कुछ और बताया कुछ, क्योंकि एक लिमिट होती है ना चुनावी खर्चे की कि इतना लिमिट, इतने लिमिट तक आप चुनावी खर्चा मतलब कर सकते हैं। एमपी के लिए अलग लिमिट है और एमएलए के लिए अलग है। अब सपोज करो इससे ज्यादा खर्चा हो गया है और इसने छुपाया, मतलब इस आधार पे वो उसको अयोग्य सिद्ध कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे सारा का सारी जिम्मेदारी किसकी है, उत्तरदायित्व किसका है, यहाँ पे सारा का सारा उत्तरदायित्व आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। मतलब जो इलेक्शन ऑफ इंडिया उसको जीरो कर सकता है उसके चुनाव को कि ये चुनाव गलत हुआ है यहाँ पे, तो वहां पे दोबारा चुनाव भी किया जा सकता है सेकेंड टाइम। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों आपको मतलब समझ में आ रहा है ना। कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र है उसी तरह से आप भी स्वतंत्र हैं, आप पूछ सकते हैं।
जो जिन बच्चों ने अभी तक हमारी ऐप इंस्टॉल नहीं करी है, प्लीज गो थ्रू एंड इंस्टॉल द ऐप. You can ask anytime question regarding our subject or regarding our topic. ठीक है. चलिए, अब हम एक चीज जानेंगे कि समय समय पे क्या हो रहा है. यहाँ पे आपने मतलब अगर प्रीवियस में हमने देखें क्या क्या कवर कर लिया हमने. देखिए, हमने जान लिया कि क्या होता है, हमने इसकी संरचना और नियुक्ति के बारे में जान लिया, हमने इनकी स्वतंत्रता जान ली, हमने इनकी कार्य शक्ति. अब थोड़ा सा महत्व पे हम कि किस तरह से आपका करंट में क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब अगर मेंस में कोई क्वेश्चन आता है, क्योंकि सारा का सारा पॉलिटी को ये अप्लाइड करके पूछते हैं ज्यादातर. जब क्वेश्चन आते हैं आपके, तो अप्लाइड करके आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है. तो इसमें कुछ चीजें ध्यान रखना कि कुछ बिंदुओं पे मैं अगर चर्चा करूं यहाँ पे कि अगर पॉलिटी अप्लाइड आती है कि किस तरह से आपके क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं या मीन्स कोई क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, तो उस तरह से. अब देखिए यहाँ पे जो हमारा राजनीतिक परिवेश है, अगर हिस्ट्री देखें तो किस तरह से चेंज हो रहा है. सबसे पहले जब भारत देश देश आजाद हुआ, तो 1977 तक क्या हुआ, वन मैन आर्मी थी, मतलब कोई भी पार्टी रही पूर्ण बहुमत में आई. और कांग्रेस मतलब कोई भी पार्टी, क्या एक ही पार्टी रही कांग्रेस की. फिर उसके बाद में 1977 से आपकी ये चीजें चेंज हुई कि जब आपकी मोरारजी देसाई की सरकार आई, देन आपका वीपी सिंह की सरकार आई, फिर गठबंधन की सरकारें आने का प्रावधान हो गया. अब इस तरह की चीजों में बहुत सारी चीजें होती हैं. ठीक है. कि यहाँ पे ब्लैकमेलिंग भी होती है, यहाँ पे आपकी बहुत सारी चीजें कराई जाती हैं जो मतलब चुनावी जो आदर्श आचार संहिता है उसका उल्लंघन करने से रिलेटेड होती हैं. मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं. तो सबसे पहले अगर मान लो हम बात करें कि इन्होंने किस तरह से वो किया. अब अ, पहले इनकी एक परंपरागत भूमिका थी. अब इनकी चेंज हो रही है, टाइम टू टाइम इनकी चेंज में आ रही है. तो अगर कोई सपोज करो कोई नेता है या कोई एमपी है या एमएलए है, अब वो चुनाव लड़के जीत गया, उसने कुछ मतलब गड़बड़ी की या उसको किसी पे कोई अयोग्य सिद्ध हुआ या कोई उसने कोई भी कारण से कि उसने गड़बड़ी करी है और सुप्रीम कोर्ट में उसका एक्सेप्टेंस हो गया, उसको दोषी सिद्ध कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया. ठीक है. या जनता ने कोई पीआईएल डाली है, जनता ने पीआईएल डालने के बाद में उस पे मांग की गई है कि इस पे ये आदमी सही नहीं है, ये आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है और इस पे आजीवन प्रतिबंध लगाइए. तो इलेक्शन कमीशन अगर ऐसा सोचता है तो कहीं फंडामेंटल राइट्स की या कहीं भी अवसर की समानता के अनुरूप है, तो ये यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को बता सकता है कि टाइम टू टाइम की इन पे आपको मतलब एक इनका जो व्यू होता है उस पे सुप्रीम कोर्ट बहुत मैटर करता है कि क्या सच में ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन किया जा रहा है. कि अगर हम इन पे आजीवन प्रतिबंध लगा देते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने देखो जैसे किसी पे आजीवन प्रतिबंध लगा दिया, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि क्या ये सही है, उचित है. या सपोज करो किसी पे मतलब इनको अवसर अवसर सही प्रदान नहीं किया जा रहा, मतलब तो ऐसा कहीं ना कहीं इनकी भूमिका का चेंजेस आए हैं. ठीक है. अब जिस तरह से नॉमिनेशन में जब नॉमिनेशन फॉर्म कोई भरता है आदमी अपना चुनाव लड़ने के लिए, तो वहां पे वो डिक्लेयर करता है अपनी इनकम को, डिक्लेयर करता है इनकम प्रूफ को और सारी चीजें बताता है. तो यहाँ पे चुनाव आयोग अपना जानने का अधिकार है चुनाव आयोग को कि किसके मतलब उसका उसकी डिपेंडेंसी का मतलब उस पे जो आश्रित हैं लोग, सभी के बारे में जानकारी लेने का अधिकार चुनाव आयोग को है. कि उसकी वाइफ की इनकम कितनी है, उसमें उसकी इनकम खुद की कितनी है, तो ये सारी की सारी चीजें चुनाव आयोग जान सकता है. मतलब इनकम के बारे में वो डिक्लेयर करते हैं कि हमारी, आपने देखा होगा किसी के पास एक मारुति मिलती, मतलब हजारों करोड़ रुपए लेके भी उनके पास मतलब बहुत चुनिंदा पैसे ही रहते हैं. तो ये कहीं ना कहीं मतलब एक इनडायरेक्टली वे में मतलब या तो चुनाव आयोग को बकाया जाता है, मतलब कहीं ना कहीं इस चीज में व्यवहारिक स्तर पे अलग है और जो संरचनात्मक स्तर पे बताया गया है वो एक अलग है.
अब सपोज करो जिस तरह से अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड आ गए हैं, ठीक है, कि किसी ने किसी पार्टी को चुनावी चंदा दे रहा है, तो समय समय पर जो निर्वाचन आयोग ने है उस पे उसने क्वेश्चन उठाया, और एक एक सीमा से ज्यादा चुनावी चंदे पे उसने कहा कि आप इसको या तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड से देंगे। मतलब पहले चेंजेस कैसे आए कि आपको उसका ट्रांजैक्शन दिखाना, मतलब आपको या तो चेक से ले सकते हैं, आप कैश नहीं ले सकते, मतलब ब्लैक मनी टाइप में वो नहीं ले सकते हैं, कि या कोई उपहार दिया। अगर सपोज करो 2,000 रुपये से ज्यादा का कुछ भी आता है, या 2,000 रुपये से अधिक की राशि को उन्होंने एक प्रतिबंध कर दिया है, कि अभी तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड आ गए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के आधार पे एसबीआई से आप एक इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेंगे, तो कहीं ना कहीं ये चीजें आई तो हैं, लेकिन इसका सेकंड गेट भी इन्होंने निकाल लिया है कि किस तरह से आप काम कर सकते हैं। अब खर्चे की जिम्मेदारी, मतलब जिस तरह से खर्चा चेंज हो रहा है, खर्चा किस तरह से दिखाया जा रहा है, खर्चा होता कुछ आपको लगता है कि 20 लाख में एक चुनाव हो जाता है, करोड़ों रुपए लगते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चुनाव निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। तो इस तरह के जो करप्शन है, इस तरह की चीजें हैं, उसको अपने ऑफिसर्स को, अपने ऑफिशियल्स को सही तरह ट्रेन करना पड़ेगा, तभी ये जानेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जिस तरह से बार बार हर चुनाव के बाद में ईवीएम पे क्वेश्चन उठता है, कि ईवीएम की बात की जाती है कि ईवीएम मशीन खराब है या हैक होगी, तो देखो आपने चुनाव आयोग ने ओपनली चैलेंज करके ईवीएम का वो दिया था ना, कि ईवीएम के मुद्दे पे इन्होंने बात की थी कि ईवीएम सही है, इन्होंने प्रूव करके दिखाया, सभी पार्टियों को ओपन चैलेंज करा। मतलब जिस तरह से समय बदल रहा है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, तो कहीं ना कहीं इनकी भूमिकाओं में भी चेंज आ रहा है। ये कहीं ना, जिस तरह से एक नया आया था नोटा, नोटा जैसा पॉइंट, मतलब एक आप अगर किसी भी चुनावी प्रत्याशी को आप वोट नहीं देना चाहते हैं, कि नोटा पे आप क्लिक कर सकते हैं कि आपका वोट किसी को नहीं जाएगा। मतलब किसी भी प्रत्याशी, मतलब आपको लगता है कि आप कोई भी प्रत्याशी इस काबिल नहीं है कि जो आपका वोट का हकदार हो, तो ये कहीं ना कहीं चीजें आपकी इसी तरह से आई है। तो यहाँ पे अभी हमने देखा कि कितने काम हैं, लेकिन बहुत सारे सुधारों की अभी भी जरूरत है। सोशल मीडिया जैसे वर्क कर गई है जिस तरह से, तो कहीं ना कहीं इनको, चुनाव आयोग को एक स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। थोड़ा सा जो भ्रष्टाचार हो रहा है, मतलब सबसे बड़ी चीज है कि जो आपका यहाँ पे भ्रष्टाचार होता है ना, इस भ्रष्टाचार को कम करना चाहिए। अगर हम इतिहास में बात करें, आज आप कोई घटना नहीं सुनेंगे कि बूथ कैप्चर कर लिया, वरना पहले तो बूथ कैप्चरिंग बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे होती थी। अब वैसे भी जो इनको पर्पस दिया गया है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का, वो अपनी भूमिका में ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको, मतलब आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक किसी को भी बच्चे को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। हम अपना एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन बच्चा किस हिसाब से आपका, अगर बच्चों कहीं भी किसी भी टाइप का आपको क्वेश्चन है किसी भी समय, आप पूछ सकते हैं। रवि समझ में आ रहा है आपको? जी सर। यहाँ तक जितना मैंने पढ़ाया आपने नोट डाउन किया? जी, एक-एक पॉइंट नोट किया है मैंने। चलिए, आपको मतलब आप क्वेश्चन देखना इसमें कि कहाँ पे मेंस में क्वेश्चन कहाँ से आया या किस तरह से। तो जो हमने लास्ट का ओके पोर्शन सर। बच्चों बताया है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जब इनकी भूमिकाएं चेंज हुई हैं, किस तरह से इनकी भूमिका में परिवर्तन आया है, किस तरह से चीजें चेंज हुई हैं, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। वहीं से क्वेश्चन कहीं ना कहीं बार बार ये पूछते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं यूपीएससी। यूपीएससी मतलब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। वॉइस मेरी सही आ रही है, एक बार कंफर्म करेंगे? यस सर। चलिए, थैंक यू। अब हम मतलब जो आपका सपना है, जो चीजें हैं, अब हम उसी को पढ़ेंगे। यूपीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग, इसको बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग। सेम उसी तरह होता क्या है,
इनका पर्पस क्या है, नियुक्ति, पदमुक्ति का प्रावधान क्या है। ठीक है, पर्पस के बाद में हम यहाँ पे जानेंगे इनकी संरचना कि ये किस तरह से काम करता है। देन आपके इनकी कार्य और शक्तियों के बारे में जानेंगे, पावर्स एंड ड्यूटीज। देन इनका महत्व समझेंगे कि यूपीएससी का महत्व क्या है। देखिए, मैं ये ओपनली कह सकता हूँ इस चीज में कि पूरी वर्ल्ड में जो सबसे बेस्ट एग्जाम, मतलब सबसे टफेस्ट एग्जाम और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम कराने की जिम्मेदारी दी गई है संघ लोक सेवा आयोग को। और आज तक जब से ये एग्जाम यूपीएससी करा रहा है, तब से आज की डेट तक इतने ब्यूटीफुल तरीके से इन्होंने एग्जाम का पैटर्न फॉलो किया है और इस तरह से कराया है कि इस पे क्वेश्चन उठना, कहीं भी कोई किसी तरह का क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता कि इनकी कार्यशैली पे। मैं सिलेक्शन शैली पे नहीं बात कर रहा अभी तक, मैं कार्यशैली पे बात कर रहा हूँ कि टाइमली जो टाइम डेट दे दिया, तूफान आए, आंधी आए, कोरोना काल में भी इन्होंने टाइमली ये कंपटीशन एग्जाम कराया, इसको पूरा किया। तो इस पे इनकी समझ में आती है कि इम्पोर्टेंस, क्योंकि ये किसको दे रहे हैं, ये सेलेक्ट किसको चुन के दे रहे हैं, ये चुन के दे रहे हैं दुनिया के सबसे जिम्मेदार इंसान को, कि जिसपे सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है, एक आईएएस पे, एक आईपीएस से आईपीएस पे, एक आईआरएस पे, एक आईएफएस पे। तो उसका चुनाव मतलब उसकी सिलेक्शन प्रोसीजर कराना एक नॉट ए इजी जोक। ठीक है, तो इसका इन्होंने पूरा टाइमली फॉलो करते हैं, टाइम से इनका कैलेंडर आता है, टाइम जिस डेट को डिसाइड हो गया उस डेट को एग्जाम होता है। अब समझिए, सबसे पहले अगर हम बात करें ये होता कौन है, ये एक केंद्रीय भर्ती अधिकरण है। मतलब ये एक ऐसा अधिकरण है जो आपका केंद्रीय भर्ती कराता, मतलब जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की ज्यादातर जॉब है, केंद्रीय भर्ती अधिकरण के नाम से इसको टाइप में आप बोल सकते हो। मतलब जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए ये भर्ती कराता है। इसका सबसे स्पेशल एग्जाम है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जहां से जो आपका बच्चों सपना है, ये सपना तब तक अपना नहीं हो सकता जब तक आप मिडनाइट ऑयल नहीं जलाएंगे, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, ईमानदारी से मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप लिखेंगे नहीं। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर आपको सच में आईएएस बनना है ना, आपने एक सपना पाला है, इसके लिए ड्रीम्स किया है, तो बनना है फिर उसके लिए आपको, जो आपका, देखो मैं सभी बच्चों से कह रहा हूँ जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, अपना पहला अटेम्प्ट ना पूरी जान लगा दो। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में इसका पहला अटेम्प्ट। आपने मतलब आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट में कि ये मेरा लास्ट लास्ट चांस है, मतलब मेक इट लास्ट, नॉट मेक इट लार्ज। इसको कुंभ का मेला नहीं बनाना कि आपको 6 अटेम्प्ट लेने हैं या 4 अटेम्प्ट लेने हैं या 9 अटेम्प्ट में अभी नहीं हुआ, अब होगा, अब होगा, अब होगा। नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको इस तरह से तैयारी करनी है कि कम से कम आप राइटिंग करें 1,000 मेंस के आंसर पे, मतलब ये आपने लिखे हों, और इतने ही 1,000 मीन्स का फ्रेमवर्क बनाया हो, मतलब उसका स्ट्रक्चर बनाया हो क्वेश्चन का कि किस तरह से क्वेश्चन लिखा है। प्रीलिम्स से पहले बता रहा हूँ, प्रीलिम्स से पहले अगर आपने मतलब अटेम्प्ट तभी देना बच्चों, पहला अटेम्प्ट जब आप इतने तैयार हो। ठीक है, और कम से कम आपके 10,000 से 15,000 प्रीलिम्स के क्वेश्चन सोल्व किए हो आपने। मतलब सोल्व कह रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा, अगर आपने ये दोनों काम किए ना, देन यू कैन गिव एग्जाम। होना नहीं होना मैटर नहीं होता कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ तो, लेकिन इसका फर्क क्या पड़ेगा बच्चों, आपको इसके बाद पढ़ना नहीं पड़ेगा, इसके बाद आपका केवल रह जाएगा रिवीजन। ठीक है, इसमें जीरो से वाली बात मत रखना कभी। क्या होता है, 99% बच्चों की गलती बताता हूँ क्या होता है। वो प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, फिर मेंस की तैयारी करते हैं, या पहले मेंस की करते हैं फिर प्रीलिम्स की करते हैं। कोई प्रीलिम्स की कोई तैयारी नहीं होती, मेंस के साथ ही प्रीलिम्स की तैयारी हो जाती है।
ठीक है, और जैसे ही उनका प्रीलिम्स में नहीं हुआ फिर जीरो से, फिर वो उस किताब को वहीं से पढ़ेंगे, उन चीजों को वहीं से पढ़ेंगे। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं करना है। इसलिए पहला अटेम्प्ट ही तब देना है आपको जब आप ये दोनों काम कर चुके होंगे। अग्री हो ना आप मेरी इस बात से, तभी आप पहला अटेम्प्ट देना इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको मतलब और हार्डली 2-3 अटेम्प्ट दो, अगर नहीं होता तो अपना सेकंड ऑप्शन चूज करो। यहाँ दुनिया में बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, किसने बहुत ब्यूटीफुल बात की है कि अगर आप आईएएस में सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं किसी कारणवश, तो आपके उसी दिन अगर ये दरवाजा बंद होता है तो 99 दरवाजे खुलते हैं आपके। ठीक है, एटलीस्ट तैयारी तो करनी चाहिए इसकी। मैं मतलब जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, उनको भी मैं मतलब कहना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म से कि एक बार तो तैयारी करें, इंसान बन जाएंगे साहब आप। ठीक है, अब इनके लिए आर्टिकल कहाँ दिया है? आर्टिकल इनके लिए दिया गया है हमारे अनुच्छेद में, आर्टिकल 315 से लेके 323 तक। मतलब ये संवैधानिक जो आपका पद है, मतलब संस्था है, इसमें 315 से लेके 323 तक। ठीक है, और इसके लिए आपका जो भाग दिया गया है, भाग है 14, मतलब 14 नंबर सेक्शन में आपके ये आर्टिकल से आर्टिकल तक इसको लिया गया है। अब अगर इसकी नियुक्ति करें तो इसकी नियुक्ति जो है देखो, इसमें एक आपका जो होगा इसका चेयरमैन होता है, मतलब यूपीएससी जो चेयरमैन है, आप इसमें बताएंगे कि कौन चेयरमैन है अभी प्रेजेंट में यूपीएससी के चेयरमैन जो है आपके। देन कुछ सदस्य होते हैं, इसमें सदस्यों का निर्धारण ये नहीं किया गया है कि कितने हो, ये आपके इनका डिसाइड करने का, देखो कार्यपालिका की बात हो रही है ना, तो इस सारा का सारी जिम्मेदारी किसको दी है इन्होंने? सारी की सारी जिम्मेदारी दी है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट विल डिसाइड कि कितनी संख्या रखनी है, सदस्य कितने रखेंगे चेयरमैन के साथ में, चेयरमैन प्लस सदस्य। तो ये 8 से 10 होते हैं, कहीं 9 से 11 लिखा हुआ है किस किताबों में, कहीं कुछ, तो ये 8 से 10 के बीच में आपके रहते हैं जो सदस्य रहते हैं। ठीक है, अब इनकी योग्यताओं का जो निर्धारण यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे निर्धारण हुआ है कि जो आपके आयोग के मतलब 50% जो मेंबर्स हैं, उनके पास में 10 साल का या तो भारत सरकार का मतलब या तो 10 इयर्स का अनुभव होना चाहिए, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में किसी में। ठीक है, इनकी जो आयु दी गई है, इनके जो एज का वो क्राइटेरिया वो सेम आपका क्या की तरह है, 6 ईयर। मैंने एक कॉम्बिनेशन समझा दिया था किस तरह से होता है, और 65 ईयर्स का आपका। ठीक है, तो ये हमने देख ली, आपका इसका पर्पस देख लिया कि केंद्रीय भर्तीकरण, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पे जितने भी आपके पद बड़े बड़े सीएससी और ओ अदर अदर देन सीएससी आपके ओटीए ओआरएस से निकलते हैं, वो आपके सारे के सारे सिलेक्शन कराना किसकी जिम्मेदारी है? आयोग की। और ये कहीं पे कुछ भूमिकाओं में है, जैसे यूपीएससी का आपका एनडीए का एग्जाम हुआ, तो रिटन एग्जाम ये कराते हैं और फिर उनके इंडिविजुअल बोर्ड उनका इंटरव्यू कराते हैं। जैसे आपके असिस्टेंट कमांडेंट सीपीओ, ये बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट पे आपके बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे पदों की भर्ती के लिए आपका ये संघ लोक सेवा को डिटेल किया गया है। नेक्स्ट पर्पज हमें पता चल गया, संख्या में संरचना हमें पता चल गई कि किस तरह से संरचना है। हमने नियुक्ति देखी, नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं इनकी। अब देखेंगे इनके थोड़ा सा इनके, हम अगर बात करें स्वतंत्रता पर, जिस तरह से हमने उसकी स्वतंत्रता, अब इनको भी तो देखना है ना कितने स्वतंत्र बॉडी है, कहीं ऐसा तो नहीं है किसी का चमचा बन के घूम रही है, नहीं। तो मतलब कहीं ना कहीं इनको इनके पास इनकी स्वतंत्रता है। अब इस अगर ये एक एक हम यहाँ पे नया वो ले लेते हैं कि इनकी यूपीएससी कितना स्वतंत्र है, कितनी स्वतंत्र बॉडी है ये आपकी। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो भाई कौन स्वतंत्र है, सेम सेम वही चीज आती है कि अगर पद मुक्ति करता कौन है, अगर नियुक्ति जैसे राष्ट्रपति करता है, उसी तरह पद मुक्ति भी प्रेसिडेंट ही करेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रसाद प्रियत नहीं रहते ये भी। ठीक है, इनका भी ऐसा नहीं है कि जब चाहा तो प्रसाद प्रियत्र नहीं रहते ये भी। लेकिन ध्यान रखना है कि इसमें किस तरीके से हटाया जा सकता है, इनके लिए कुछ कंडीशन दी गई है। कंडीशन में कैसे, मतलब अक्षमता वाली, मतलब कुछ
इनकी अगर पद मुक्ति करानी है, मतलब ये सबसे पहले इनकी मतलब दिवालिया ना हो, मतलब ये थोड़ी सी डिफाइन की गई है, जिस तरह से वो अक्षमता बताते हैं ना, उसी तरह से कहीं दिवालिया घोषित ना किया गया हो, कहीं पे लाभ का पद ना धारण किया हो, कि अगर चोरी से उसने लाभ का पद धारण कर लिया, ठीक है, तो योग्यताओं का और उसका मतलब ये इस तरह से कॉम्बिनेशन हो रहा है, और कहीं वो मानसिक स्थिति से सक्षम तो मतलब विक्षिप्त तो नहीं हो गया, मानसिक विक्षिप्त तो नहीं हो गया, या सक्षम वो रहा नहीं है, तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो इनकी निर्धारण मतलब इन आधारों पे इनको हटाया जा सकता है। और एक चीज और होती है, चौथा मतलब प्रेसिडेंट जो चाहे नहीं इसमें ऐड कर सकता है, ठीक है। तो मतलब आपको पता चल गया कि इनको स्वतंत्रता कहाँ पे इनसे अलग, मतलब इनको जब दिवालिया होगा तभी इनको हटाया जा सकता है, लाभ का पद धारण किया हो, मतलब इन्हीं कंडीशन पे इनको हटाया जा सकता है। अब इनकी शर्तें देखो, सेवा का तो निर्धारण कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, लेकिन अगर नियुक्ति कर दी सेम उसी तरह, ये नियुक्ति से पहले की बात है, अगर नियुक्ति इनकी हो चुकी है, अपॉइंटेड अपॉइंटेड किया जा चुका है, तो फिर वही बात, अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मतलब बढ़ाया तो जा सकता है इनका वेतन भत्ते सारी चीज, लेकिन कोई पावर्स बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसको नहीं किया जा सकता, मतलब कम नहीं किया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट आपकी कितने स्वतंत्र हैं ये अगर हम बात करें, तो सेम आपका इसी हिसाब से मतलब जो इनके वेतन भत्ते हैं वो कहाँ पे भारित होते हैं, इनके वेतन और भत्ते अगर हम बात करें, तो वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। वेतन भत्ते किस पे हैं, भारत के मतलब इनका पेमेंट्स है किस उसमें है, ये आप बताएंगे मुझे कि कौन सी शेड्यूल में आपका वेतन भत्तों के बारे में चर्चा की गई है इनकी। वेतन भत्ते किस पे हैं, भारत की संचित निधि पर, मतलब इसके लिए यहाँ पे वोटिंग की जरूरत नहीं है कि हर बार इनका वो कराना है, तो भारत की संचित निधि पे भारित है ही, ठीक है, तो मतदान कराने की इसकी जरूरत नहीं होती। फिर इनका देखो, जिस तरह से आपका जो पहला मैंने निर्वाचन आयोग बताया था वो ज्वाइन कर सकता है, लेकिन ये अपने कार्यकाल के दौरान कहीं भी कोई पद धारण नहीं कर सकते, रिटायरमेंट के बाद में कोई पद का धारित नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जब इस तरह से हैं, तो ये ऑटोमेटिकली स्वतंत्र हो गए, मतलब आप समझ सकते हैं इनकी पावर्स कितनी होंगी। अब अगर बात करें हम, इनको पुनर्नियुक्ति का भी प्रावधान नहीं है, मतलब एक बार करके एक ही बार, ठीक है, तो पुनर्नियुक्ति का भी इनका प्रावधान नहीं किया गया है बच्चों, ठीक है। अब इनके हम कार्य और दायित्व पढ़ते हैं। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो आपका बेफिक्र होके पूछ सकते हैं। अब कार्य और उत्तरदायित्व की अगर हम बात करें, तो कार्य मैंने जिस तरह से बताया, आपकी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, मतलब जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, मतलब किसकी ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कहाँ है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का, और इसके साथ में जो सेंटर गवर्नमेंट मतलब सीजी जो है आपका, सेंटर गवर्नमेंट की जितने भी जॉब्स हैं उनके लिए इनको समय समय पे दिया जाता है, या अलग अलग पदों के लिए, जिस तरह से मैंने सीपीओ का बताया कि सीपीओ का सीपीओ का वो करते हैं ये। फिर मैंने बताया आपको कि कुछ जिस तरह से एनडीए का ये एग्जाम लेते हैं रिटन बेसिस, लेकिन इंटरव्यू उनका अपना बोला जाता है, ठीक है, इस तरह से इनके इनके कार्य हैं। अब इनकी अगर बात करें, तो ये परामर्श में भी जिस तरह से हमने देखा कि सपोज करो एक आईएएस या आईपीएस वो हो गया है, तो उनकी पदोन्नति के बारे में, उनके ट्रांसफर के बारे में, मतलब कहीं भी कुछ भी हो रहा है तो उसके बारे में ये सलाह इनसे ली जा सकती है, ठीक है, पदोन्नति कहीं या किसको किस कैडर मतलब ये इन चीजों में ट्रांसफर करना है, तो ये सारी की सारी जिम्मे मतलब सलाहकारी की भूमिका में अगर रहेंगे, तो यहाँ पे इनको एक सलाहकार की भूमिका में भी अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें कि अगर सपोज करो कि कोई दो या तीन मतलब स्टेट है, वो चाह रहे हैं कि हमारी कोई राज्य सेवा की कोई नियुक्ति है, मतलब कोई जॉब है उसके लिए आप चुनाव कराएं, या वहां पे स्थिति ऐसी नहीं है कि राज्य सरकार उस स्थिति में है कि या राज्य का जो आपका मतलब आयोग है वहां पे करप्शन ज्यादा हो गया है, तो अगर दो या दो से अधिक राज्य चाहते हैं कि हमारी नियुक्ति ये कराएं, या संयुक्त भर्ती योजना है कोई ऐसी, अगर उसका वो करें तो ये करा जा सकते हैं, ठीक है।
अगर मान लो इनकी मांग मान लेता है आयोग तो ये कर सकता है। अब अगर मान लो कोई भी देखो एक गाइडलाइंस होती हैं, एक नॉर्म्स होते हैं, नॉर्म्स कंडीशंस डिसाइड करना। तो इनके लिए नॉर्म्स और कंडीशन डिसाइड करना मतलब सीएससी के लिए या इनके लिए जितने की भी ये वो कराते हैं, तो इनके इनसे रिलेटेड जितने भी वो हैं नॉर्म्स कंडीशन ये डिसाइड करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कोई भी ऐसा मामला इनके पास जाता है अगर यूपीएससी के पास में कि पेंशन से रिलेटेड या कोई क्षतिपूर्ति हो रही है उससे रिलेटेड या कोई भी अदर्स, वो अदर्स में आप डाल लीजिए, तो इनके बहुत सारे काम्स यहाँ पे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है कि गवर्नमेंट जो है वो मतलब अगर गवर्नमेंट यूपीएससी से उन्होंने परमिशन मतलब परामर्श नहीं लिया है, जो जितने भी ऊपर के मामले ये आपके हैं, भाई सलाहकार की भूमिका में भी नहीं है, अगर नहीं लिया है अगर इन्होंने, और आयोग जो है लोक सेवा आयोग असंतुष्ट है कि मतलब इन्होंने गड़बड़ी की है, ठीक है, ये चीज याद रखना, बार बार ध्यान रखना या नोट डाउन करना कि अगर असंतुष्ट है लोक सेवा आयोग और उसका निवारण न्यायालय में नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये केवल और केवल एडवाइजरी है। ऊपर जितना भी वो माने सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो भारत सरकार है वो माने या ना माने, वो उनकी उनकी वो है, उनकी चॉइस है। ठीक है। अब देखेंगे हमने जितना भी देखा कि यहाँ पे कि आपका जब भी प्रेसिडेंट बढ़ा सकते हैं इनके अधिकार घटा मतलब बड़ा लाभकारी परिवर्तन नियुक्ति के दौरान नहीं किए जा सकते, वह वैसे कम किए जा सकते हैं अगर मान लो उस टाइम पे नियुक्त नहीं है या कुछ भी। अब अगर मान लो प्रेसिडेंट कर रहा है इनसे मतलब, तो ये एक रिपोर्ट भी पेश करते हैं भाई सदन में पेश करने के लिए कि कितने और रिक्वायरमेंट है, जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट से कैडर की इनके पास आती है, तो ये सारे के सारे ये यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है। अब इसमें हम जानेंगे इसका एक और पहलू कि हमने अगर क्वेश्चन वही सेम जिस हिसाब से मैंने बोला था कि कहीं ना कहीं इसमें सीमाएं और कमियां, ये हेडिंग डालिए बच्चों, सीमाएं और कमियों की अगर हम बात करते हैं तो देखो ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भर्ती कर रहा है, सेवा शर्त ये सारी चीजें निर्धारण कर रहा है। ठीक है। मतलब ये मतलब भर्ती तो कर रहा है, उनका वर्गीकरण, अब किसी भर्ती का वर्गीकरण करना, कितना वेतन मिलेगा, प्रशिक्षण कहाँ दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा, इससे रिलेटेड ये कोई भी काम नहीं कर रहा, वो सारा का सारा किसके एंड में चला जाता है, वो सारा का सारा गवर्नमेंट के एंड में चला जाता है। अब कुछ निश्चित ही पद हैं। ठीक है। मतलब जब राष्ट्रपति जब चाहे किसी को भी जिसका ये काम कर रहा है उनको हटा सकता है, मतलब सपोज करो यहाँ पे कोई भी ऐसी मतलब कोई ऐसी पद है जिसके लिए ये यूपीएससी करा रहा है, तो जब चाहे वो प्रेसिडेंट के हाथ में है वो इनसे छीन के वो किसी और को दे दे, मतलब किसी बोर्ड को वो दे सकता है नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती के लिए या किसी चीज के लिए। ठीक है। अब अगर हम देखें कि अगर और इसमें हम पॉइंट्स में जाते हैं तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति अखिल भारतीय सेवाएं जो भी या सेंट्रल गवर्नमेंट पे जितने भी संबंधित मामले हैं, तो वहां पे परामर्श तो लिया जा सकता है या नहीं, मतलब जरूरी नहीं है। जिस तरह से आपका निर्वाचन आयोग की सलाह होती, तो यहाँ पे सलाह जरूरी नहीं है, और सलाह भी जरूरी नहीं है, और उसको मानना तो मानना ही जरूरी नहीं है, मतलब जब वो चाहे, मतलब ये सारा का सारा स्व विवेक पे दिया प्रेसिडेंट के, मतलब प्रेसिडेंट का स्व विवेक नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया है, 74 1 का है, मतलब मंत्री परिषद, मतलब इनडायरेक्टली वे में आपका प्राइम मिनिस्टर का ही ये काम है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये केवल इसकी बहुत सारी सीमाएं हैं कि जैसे हमने किसी भी चीज के ऐसे मामले हुए मतलब अगर इन्होंने रिपोर्ट में कुछ दिया है या कोई भी चीज है, तो इस तरह की रिपोर्ट्स जब प्रेसिडेंट ने आपको इसकी रखवाई रखवाई है उस पे मतलब मानना नहीं मानना वो गवर्नमेंट का राइट है, गवर्नमेंट माने या इसको ना माने, तो इसके बेस पे हम कह सकते हैं कि पावर्स तो दी गई हैं, स्वतंत्र भी दिया गया है, लेकिन इसको पूर्णतः स्वतंत्र कहना वाजिब नहीं होगा,
क्योंकि यह कहीं ना कहीं इनकी मतलब भूमिका को सीमित किया गया है एडवाइजरी बना के। क्योंकि अगर इनको बाध्यकारी बना दिया तो ये निरंकुश भी हो सकते हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अगेंस्ट में भी खड़े हो सकते हैं। तो मतलब सरकार के लिए कोई भी चीज सिफारिश मानना बाध्य नहीं है, सलाह लेना बाध्य नहीं है। तो एक ये मतलब एक रक्षोपाय टाइप में इन्होंने लिया है कि सिफारिशें ली जा सकती हैं। तो क्योंकि एक चीज आप देखना, अगर कभी भी क्वेश्चन लिखते हैं ना मेंस का, तो ध्यान रखना कि सपोज करो किसी कोई एक कोई मुद्दा है और वो यूपीएससी से रिलेटेड है, ठीक है। जिस तरह से अभी सीसेट कंपेसनेटरी अटेम्प्ट हिंदी माध्यम वालों का चल रहा है, तो हिंदी माध्यम वाले क्या कर रहे हैं, मतलब वहां पे वो पता नहीं कितने साल से जो सीसेट उनको बोला जा सकता है कि सीसेट की वजह से उनके अटेम्प्ट्स खराब हुए, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस यूपीएससी लाया। 2015 में इन्होंने वो भी दिया था, एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स भी दिए थे, एज भी रिलैक्स की थी। लेकिन जब देश तो भारतीय है ना, नागरिक तो यहीं के हैं, तो अगर बच्चे मांग रहे हैं और इतने साल से मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को एक एटलीस्ट एक बार फेयर चांस देना चाहिए। मतलब एक चांस इनको देना चाहिए। मतलब ये मेरा पर्सनल व्यू है, कोई ऐसा वो नहीं है इसमें, कि अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा लिबरल रहेगी तो कहीं ना कहीं वो देश के नागरिक ही तो हैं, उनके लिए कुछ किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है ये यूपीएससी एग्जाम आसानी से हो जाएगा, इनका पैटर्न तो सेम ही रहता है, पैटर्न चेंज नहीं होगा, कोई लिबरल नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं इनका ये चुनाव किया जा मतलब प्रोसीजर में किया जा सकता है और एक अटेम्प्ट इनको दिया जा सकता है, ठीक है। और मतलब चीजें इस तरह से इनका पैटर्न चेंज हुआ है, मतलब टाइम टू टाइम। और आज भी यूपीएससी की, अगर मैं क्लोज कर रहा हूँ क्लास को उससे पहले एक बात बताऊं कि इनका मतलब क्लास इसको स्टार्ट करने से पहले टॉपिक को मैंने बताया था कि यूपीएससी अपना काम कितने ब्यूटीफुल तरीके से कर रहा है। जो डेट डिसाइड करती है वही डेट पे इनका एग्जाम होता है, ठीक है। और देखो कितना निष्पक्ष तरीके से कराता है कि आपके जो एग्जाम होते हैं, कि जो भी 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं उन भाषाओं में इसका एग्जाम का संचालन ये करता है, ठीक है। ईमानदार पृष्ठभूमि में है, प्रभावी प्रभावशीलता इसकी पूरी है। तो जब इस तरह के मेंस के कोई क्वेश्चन मतलब मेंस का एग्जाम आएगा, तो आप इस तरह से इसका आंसर लिख पाएंगे। समझो, मतलब कॉन्सेप्ट डेवलप करो बच्चों। मैं यहाँ आपकी एक समझ विकसित करने आया हूँ। अगर आपकी समझ विकसित हो गई तो आप कॉन्सेप्ट बेस पे आंसर को लिख पाएंगे, ठीक है। और अगर कहीं भी कोई भी ऐसी होती है टेक्नोलॉजी की वजह से कोई बच्चा फॉर्म नहीं भर पाया या कुछ भी ऐसी हैं, तो अगर शिकायतें करते हैं तो ये टाइम से जवाब भी देते हैं। एक सिस्टम इनका बहुत प्यारा है। तो ऑलवेज रिमेम्बर द थिंग्स डेट, कि किस तरह से ये करते हैं। तो इसी के साथ मैं अगेन कह रहा हूँ, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों कर लो, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा यहाँ पे। क्योंकि जो मेरा विजन है, जिस तरह से मैं यहाँ पे मतलब क्लासेस के लिए आया हूँ आपकी, तो कुछ मेहनत हम भी करते हैं, हमारी टीम भी करती है, तो आपको भी करनी चाहिए। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए जितना करे जा सकता है, और बताइए जो आपके सीरियस दोस्त हैं, जो सीरियस एस्पिरेंट है, तैयारी कर रहे हैं। तो इसी के साथ आज की कक्षा को हम विराम देते हैं, फिर मिलेंगे, ठीक है बच्चों, चलिए।